गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो एचपी पटवारी की 874 पोस्ट जो है वो कभी भी आपकी आ सकती है। आने वाले 3 मंथ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसीलिए एचपी स्टडीज जो है मेरी पूरी टीम जो है वो आपके लिए लेकर आई है। डेली 6 AM पे आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपका जीएस पार्ट भी करवाया जाएगा, हिंदी भी आपका शुरू हो चुका है, अब आपका एचपी जीके भी इसमें आ चुका है और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी आपका शुरू हो जाएगा। तो सेशन को पूरा लगाना है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि सेशन से क्वेश्चंस आते हैं, एचआरटीसी कंडक्टर में भी आपने देखा होगा। अगर जो बच्चा पिछले 6-7 महीने से हमारे सेशंस को लगा रहा है तो उनको पता लग चुका होगा कि सेशन के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप पेपर देने जाते हैं। तो आज फिर से हम इंडियन पॉलिटी का करेंगे। पटवारी का स्पेशल बैच जो है आपका ये चल रहा है, जिसमें हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं कंप्लीट। बार बार जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में उनको हम कवर अप करेंगे। उससे पहले हमारा एचपी पटवारी का बैच नंबर 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी भी एडमिशन हो रही हैं। वेरी नॉमिनल प्राइस में आपको जो है ये बैच जो है वो मिल रहा है। इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सामने आपके लिखा हुआ है 50% ऑफ पे जो आपका 3000 का कोर्स है वो आपको 1500 मिलेगा। वेरी नॉमिनल प्राइस में फॉर द 1 ईयर, जिसमें आपके सब कुछ ये सारी चीजें जो है वो आपकी इंक्लूड होंगी। और जब आप जाएंगे तो आपको करंट अफेयर जब मिलेंगे तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर उसमें ऑलरेडी एडेड मिलेंगे आपको। तो अगर बैच अवेल करना है तो निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर 7814846248 पे कॉल, इंक्वायरी, कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, नेशनल पीपल कांग्रेस का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल पीपल कांग्रेस इज रिलेटेड? यूएसए, यूके, चाइना या फिर जर्मनी? किससे रिलेटेड है आपकी नेशनल पीपल कांग्रेस? तो आंसर जो है वो आपका होगा चाइना। यहां पे राइट आंसर होगा। रैपिड फायर तौर पे हम करते हैं यहां पे, जिसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसका जो आपको बोलते हैं जी पीडीएफ कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आपने नोट डाउन कर लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। 1.7K हो चुका है आप लोगों की फैमिली में, स्वागत है जो ये 1.7K है। आप भी अगर इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अभी टेलीग्राम को जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए क्या आंसर होगा यहां पे। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है वो आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट जो है वो यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, हु कॉल्ड द प्रेम्बल एज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने, एन.ए. पालखीवाला ने, के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू? किसने कहा था प्रेम्बल? प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू ने आपका स्टार्ट किया था, दिया था, जिसको बोला जाता है कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो आपके यहां पे आएगा। तो के.एम. मुंशी यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द पार्डोनिंग पावर? जल्दी बताएंगे आंसर। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द पार्डोनिंग पावर? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? ये अब आई थिंक उसी का पिछले वाले के यहां पे सामने आ गया। आप ऊपर बताइए कि प्रेसिडेंट की जो पार्डोनिंग पावर है वो कौन सी आती है? पार्डोनिंग पावर 5 आपने देखा होगा, कम्यूटेशन पढ़ा होगा, रिप्रीव पढ़ा होगा, रिमिशन पढ़ा होगा, रिस्पाइट पढ़ा होगा, है ना, और पार्डन पढ़ा होगा। तो यहां पे बताइए क्या आंसर होगा यहां पे, इसको बिल्कुल काट लो। तो आंसर होगा आर्टिकल 72, यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एज पर द आर्टिकल ऑफ 112? आर्टिकल 112 में जो है वो आपका प्रेसिडेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रिलेटेड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, एप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल? एप्रोप्रिएशन बिल आप सभी को पता है कि आर्टिकल 114 में आता है ना, आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल आता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप एक तरीके से क्या बोलते हो, यूनियन बजट बोलते हो। तो आंसर देखो यही है आपका, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज आर्टिकल 112 इज द राइट आंसर जो है वो यहां पे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1833 आपका काउंसिल एक्ट हुआ था, आपका चार्टर्ड एक्ट, उस चार्टर्ड एक्ट के अंदर 1833 के अंदर हमने फर्स्ट अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये,
तो वो आपका वेरिन हेस्टिंग्स है, वो और आपका वेरिन सिक्स। भाई यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यहां पे राइट आंसर आएगा। और अगर यहां पे लिखता कि भाई पहला इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद पहला गवर्नर जनरल इंडिया कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो राइट आंसर जो है वो आपका बनना था ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान की लिमिट से कौन सी अनुसूची और उनकी प्रस्तावना प्रावधान जो है वो सही है, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा यहां पे। 9 शेड्यूल एक्ट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, 6 शेड्यूल शेड्यूल एरियाज, मतलब कौन सा आपके शेड्यूल में नहीं आता। टोटल 12 शेड्यूल है हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे शेड्यूल में जो है वो नहीं है। तो यहां पे 9 शेड्यूल देखो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड बात करता है, 6 शेड्यूल शेड्यूल एरियाज की बात करता है, ये गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, ट्राइबल एरियाज की जो है वो बात करता है। किसकी बात करता है, ट्राइबल एरियाज की। बाकी आपका सारा कुछ जो है वो ठीक है। यहां पे 22 लैंग्वेजेस की बात करता है, ठीक है। सो सेशन को लाइक करते जाना है और बाद में शेयर भी करना है, और जो डाउट होगा वो कमेंट में जो है वो आप लिख सकते हैं। चलिए, सरकार की किस प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, मतलब किस गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, प्रेसिडेंट, मोनार्की, पार्लियामेंट या फिर ओलिगार्ची। क्या आंसर होगा यहां पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ, मिनिस्टर है ठीक है, मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन जो है जिसने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ या पीएम टाइप ऑफ गवर्नमेंट का स्टार्ट किया था, उसकी गवर्नमेंट जो है वो मतलब उसकी जो पार्लियामेंट है वो आपको वेस्टमिंस्टर में ही जो है वो देखने को मिलती है। तो आंसर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट बोला जाता है। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। द इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ विच कंट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कहां से नहीं मिलेंगे आपको, सीए का नाम आपको समझ में आया होगा, सीए आया होगा आपको ध्यान में, जब बहुत सारा बवाल हुआ था इंडिया में। तो कौन से 3 एरियाज के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी इन कंट्रीज में, वहां के लोगों को देश में सिटीजनशिप देने की मांग रखी गई, और इनमें से कौन सी नहीं है, तो आंसर होगा आपका म्यांमार। बाकी इन तीनों से बात जो है वो की गई थी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा एक डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको मिलता है, तो इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू 14, काउ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिक्विड इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। तो कौन सा आपका यहाँ पे एक डीपीएसपी नहीं है। तो आर्टिकल 45 को अगर आपने पढ़ा है तो उसमें बोला है कि 0 to 6 ईयर्स बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी है। 14 साल के बच्चे बिल्कुल नहीं बोले, वो आर्टिकल 21A है जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन की बात जो है वो आपकी की गई है, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन की बात जो है वो आपकी की गई है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 गिव द इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू विच कंट्री। 100th अमेंडमेंट एक्ट मैंने कई बार आपको बोला है कि 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया और 106 हो गया। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इन सभी के बारे में। 100 को तो रहने दो ना, क्योंकि 100 की तो बात ही कर ली हमने अभी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये अमेंडमेंट करें, मैं आपसे लिखकर कह रहा हूं कि पेपर में आता है। आपको एचएस में भी आपको देखने को मिला 103 अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपको इस बार। तो फटाफट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया ने 100th अमेंडमेंट के अंदर अपनी टेरिटरी डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व किया था बिटवीन दैट कंट्री, जिसमें कुछ लैंड हमने दूसरी कंट्री को दिया था और उसका कुछ लैंड हमारे पास आया था। तो वो कौन सी कंट्री थी, दैट इज बांग्लादेश इज द राइट आंसर, जिसके साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर भी जो है वो लगता है। नाउ नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उस टाइम पे स्ट्रेंथ क्या थी। 28 जनवरी जब 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना तो उस टाइम पे स्ट्रेंथ जो है वो कितनी थी। अभी तो आप सभी को पता है 34 है इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस, बट उस टाइम पे कितनी थी आपकी 8 जो है वो उसकी स्ट्रेंथ थी। तो आंसर यहाँ पे 8 जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जब गवर्नर को अपॉइंट करना होता है तो करेक्ट है। पहला, गवर्नर इज नॉट ए डायरेक्टली इलेक्टेड, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, बिल्कुल सही है। गवर्नर इज नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज, इसके लिए कोई इलेक्शन ही नहीं होता, गवर्नर को सीधा सेंटर बोलती प्रेसिडेंट जाके सीधा जाके चुन देता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार जिला को राज्य स्तर पर नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु होना चाहिए। पूछ रहे फर्स्ट पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होना चाहिए, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो कमेटी याद रखना, वो कमेटी जो कि क्या बोलती थी कि 3 टायर नहीं 2 टायर सिस्टम जो होना चाहिए। 2 टायर सिस्टम किसने बोला था, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा,
अशोक मेहता कमेटी जो है वो आपका राइट आंसर यहां पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? किसने ऑल इंडिया सर्विसेज का चीफ बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कि भारतीय सेवा के प्रमुख नायक थे? अगर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें तो कई बार बता चुका हूं कॉर्नवेलिस से, पर मॉडर्न सिविल सर्विसेज की बात करें तो हमारा नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे जो है वो बना। ठीक है, वहां पे आईएएस वगैरह का कोर्स भी होता है एक। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना होगा? जब आपकी आरटीआई बनी होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन बना होगा। तो बताओ कब आया? तो आंसर होगा आपका 2005 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है बनेगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना। ये 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो हर दिन आपको 40 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, पूरा दिन आपके पास है इन क्वेश्चंस को देखने का कि भाई कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता था और सर ने करवाया यहाँ पे। तो आपके लिए बेस्ट सेशन लाया, आपने सिर्फ इतना काम करना है, इसको शेयर करना और लाइक कर देना। ठीक है, चलिए। सीबीआई प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? सीबीआई किस किस को असिस्टेंस देता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देता है, लोकपाल को देता है, बोथ या नन ऑफ देम? किस किस को असिस्टेंस देता है सीबीआई? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये किस कमेटी के तौर पे बने थे, मतलब किस कमेटी के थ्रू बने थे, बताएं। तो आंसर होगा आपका बोथ ऑफ देम, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। कमेंट में आंसर जरूर देने। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बच्चे जो कमेंट करते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने कोई चीज बच्चों को बोली है और वो बड़े सीरियस तरीके से जो है वो इस चीज को फॉलो अप कर रहा है। अच्छा यही होगा कि आप उसका आंसर करें, सर्च करें, पेपर में आ गया तो खुशी होती है कि हाँ भाई आपको बताया था, आपने कर लिया उसको, पर नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। इन विच ईयर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वॉज इनेक्टेड? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 5, 9, 10 या फिर 11? कब बनाया गया था? तो आंसर होगा 2000। एनजीटी कब बना? 2010 में होगा। आपने मुझे एनजीटी के चेयरमैन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। एनजीटी के चेयरमैन का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। मनरेगा इज इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 2006 में आपका मनरेगा आया था, बताइए। 5-6 में तो बताइए, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर? कौन इंप्लीमेंट करता है मनरेगा? ऑप्शन से ही हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एचआरडीसी कंडक्टर का अगर पेपर देखोगे तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऑप्शन से आंसर हो जा रहा है, तो आंसर होगा आपका ग्राम पंचायत, यहां पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 2017 1 जुलाई 2017 जीएसटी का मुझे अमेंडमेंट कौन सा है अभी बता देते हैं। 101 अमेंडमेंट एक्ट क्या था आपका? जीएसटी था। तो बताइए भाई यहां पे 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लिया तो वो कहां सी कंट्री में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? फ्रांस, कनाडा, यूएस, इंडोनेशिया? कितनी सारी पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? फ्रांस जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है, विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? अच्छा इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको पता है ना टेलीग्राम पे मिलेगा। तो अगर मिल रहा है, पहले ये तो बता दो मिल रहा है, मैं भेज रहा हूं टेलीग्राम पे जा रहा है तो उसको एक बारी फॉलोअप करना शुरू कर दो भाई, टेलीग्राम पे रहा करो क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, सो गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब कौन सा केस रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से? सो गोलकनाथ, वेस्ट बंगाल, यूनियन ऑफ इंडिया 1963, शर्मा वर्सेस कृष्णा, स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड द बलसार 1951। बताइए आंसर होगा। सो आंसर होगा गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्क हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज? लिबी लिबे से कौन सी रिट एक अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य को पालन करने के जारी करती है? मतलब अगर आप एक पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो उसको बोला जाता है कि अपना काम कर। अगर वो अपना काम करने से मना करता है तो उसको बोला जाता है कि अपना काम करिए। तो आंसर क्या होगा? मेंडमस यहाँ पे होगा। बट याद रखना मेंडमस किस पे नहीं लगती? एक तो प्रेसिडेंट पे नहीं लगती और एक गवर्नर पे नहीं लगती, और भी है बट मैं यहाँ पे मेन आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर ओनली अंडर द इमरजेंसी कंडीशंस ऑन द रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर या ऑन हिज ओन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर निकालना हो तो प्रेसिडेंट खुद निकाल सकता है या किसी की मदद चाहिए होती है? तो सबसे मेन है कि जिसकी टीम का मेंबर है, मेरी टीम का मेंबर है, उसको निकालना है तो मुझसे तो पूछेगा, निकालने का हक तो है, बट प्राइम मिनिस्टर से रिकमेंडेशन तो लेगा, विदाउट उसके ऐसे नहीं निकाल सकता। अभी मुझे बताओ कि रिसेंटली किसकी एमपी की सदस्यता गई है? वो कौन सा एमपी है जिसकी सदस्यता गई है और कौन सा एमपी है जिसके घर से 353 करोड़ मिले हैं? मतलब देश को तो इन्होंने ही लूटा यार। मतलब
जब हम छोटे होते थे ना तब पढ़ते थे कि पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, आज भी वही दिख रहे हैं हमारे को। मतलब अभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते इन पे कि हमारे देश में चेंज आ रहा है। मतलब अभी ना कोई 353 करोड़ कैश, वो भी कैश, मतलब हद है यार, कहां से किसका पैसा हमारे। फिर बाद में बताते हैं कि भाई मतलब बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इनको पैसे की कमी है क्या? कुछ नहीं करेंगे ये और खाते रहेंगे, खोखला करते जाएंगे दीमक की तरह हमारे देश को। और हमारा युवा बैठा रहेगा 1 साल तक, वेट करता रहेगा कि 1 साल पूरा हो गया सरकार का और जॉब पता नहीं कब लगेगी। सरकार का 1 साल पूरा हो गया, बट उस बच्चे से पूछे जिसका 1 साल पूरा हो गया और वो टेंशन में है कि अब मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, पेपर आएगा कि नहीं होगा, या उसको ये टेंशन है कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं सब इंस्पेक्टर लग पाऊंगा कि नहीं लग पाऊंगा। सरकार डिसाइड करेगी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। जिस सरकार का खुद का फ्यूचर नहीं होता, 5 साल में कभी भी गिर सकती है, वो डिसाइड करती है हमारी पूरी लाइफ के बारे में। वो डिसाइड करेगी कि बच्चे को एज रिलैक्सेशन देनी कि नहीं देनी। 1.5 साल से आप पोस्ट नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। नवंबर से पहले का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला था, ये साल भी निकल गया। सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए बच्चा बैठा हुआ है, हमेशा मुझे कॉल करता है, मेरे पास जवाब नहीं होता उस बच्चे को देने के लिए। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है उस टाइम पे। क्या बोले, क्योंकि हम कोई जादूगर की छड़ी लेके थोड़ा बैठेंगे, हमें पता लग जाएगा। सरकार है, कभी भी कुछ कर देती है। जब चाहे तो नोट बैन हो जाते हैं, जब चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, तो जब चाहे देश में कुछ भी हो सकता है। और यहां चाहे तो यहां पे 1.5 साल तक पोस्ट भी नहीं निकलती है। सब इंस्पेक्टर गायब हो गया, वो ऐसा गायब हुआ कि कभी आ ही नहीं रहा। तो दुख तो होता है, बच्चे के लिए भी दुख होता है कि 1 साल जिसके पास था वो सोचता है कि मेरा लास्ट चांस है, वो 1.5 साल से आज उसको ये लग रहा है कि सरकार आज बोल दे कि जी मैं एज रिलैक्सेशन नहीं दूंगी। क्या कर लेगा बच्चा? इस इतने बड़े लोगों के साथ कैसे लड़ेगा? वो हड़ताल करेगा तो उस पर कैनन्स बरसाए जाएंगे, पानी फेंका जाएगा उसके ऊपर, आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल सकते ना वो। किससे लड़ेंगे? घर वालों से लड़ेंगे। घर वाले ताने देंगे तो उनसे लड़ेंगे, पारिवारिक माहौल खराब होगा उनका। ये सब होता है जब एक सरकार 1 साल तक कोई जॉब नहीं निकालती। सरकार को नहीं दिखता कि एक परिवार के अंदर रोजी रोटी और ये सब कुछ, और बच्चे के माइंड में एक डिप्रेशन। यूथ को कहां आगे बढ़ाएंगे? यूथ हमारा देश आगे लेके जाएगा? हमारे पॉलिटिशियन 353 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, यूथ बेचारा बैठा हुआ है, जॉब दे दो। उसी पॉलिटिशियन के घर के बाहर बैठा होगा और वो कह रहा होगा नहीं नहीं जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है, उसने भूख नहीं देखी है, उसने स्ट्रगल नहीं देख रहा है। तो समझना चाहिए सरकार को। मुझे समझ में नहीं आता, 1.5 साल हो गया आपके पास, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला था, HRTC निकाला था, उसके साथ JBT निकला था, उसके साथ सब इंस्पेक्टर निकला था। निकालो यार, बच्चे की जॉब दो यार उसको। पैसा नहीं है, मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ। पैसा क्यों नहीं है? बहुत पैसा है यार। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, फालतू की चीजों पे लगाना बंद कर दो। फिर पैसा यहाँ पे बच्चे को दो यार। बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यार, वो कुछ मतलब उसके पास लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है। वो अगर सोच, देखो एक होता है ना बच्चा सोचता पढ़ता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, ग्रेजुएशन कराने के बाद सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा। वो नहीं करना चाहता भाई, ये नहीं है। वो बोलता मैंने नहीं HS बनना यार। HS में क्या करते? 5 पोस्टें निकाल देते। अरे 5 पोस्ट के पीछे कम से कम 15 से 20 हजार बच्चा फॉर्म भरता है, देता है, भरता तो 30 हजार। तो उसमें कहां वो ढूंढेगा? उसको लगता है कि नहीं मुझे समझ पाए। कुछ बंदे फौज में ही जाना चाहते हैं यार, वो चाहते हैं कि नहीं बेल्ट फोर्स में ही जाना है, हमारे पुलिस कांस्टेबल बनना है। आप पोस्ट ही नहीं निकाल रहे हो। आज 1200 होंगे, आज 1300 होंगे, आज 1400 होंगे, इतनी निकलेगी पोस्ट, उतनी निकलेगी पोस्ट, देते हो नहीं। जिस दिन दोगे उस दिन बड़ी खुशी हो जाएगी, भाई आप भाई बहुत बड़ा प्रकोप, मतलब प्रकोप नहीं बोल रहा, मतलब एक तरीके कृपा कर दी हमारे पे। कृपा होती फिर तो दया होती कि लो दो पोस्ट ले लो, कर लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होते, भावनाएं निकल गई मेरी ना थोड़ी सी, जो एक था मेरे में भी कि बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ ना। इंडियन पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट वंस एन ईयर, ट्वाइस ईयर, थ्राइस ईयर, 4 टाइम्स ईयर। तो आंसर होगा आपका ट्वाइस ईयर, मतलब 6 मंथ्स में एक सेशन, मतलब एक मतलब गैप होता है आपका एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट। इनमें से कौन सी चीज पार्लियामेंट से नहीं एसोसिएटेड? प्रोरोगेटिव, एडजर्नमेंट, डिसॉल्व या डिसमिस। इनमें से कौन सा एसोसिएट नहीं है? दैट इज डिसमिस। ये सब तो है। एडजर्न सिनेडाई, एक और होता है दैट इज एडजर्न सिनेडाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्यूर एज इंडियन प्रेसिडेंट। शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल या डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्यूर? पहले भी करवा चुका हूं। आंसर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहां पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है, हु इज द 17 लोकसभा स्पीकर। 17 लोकसभा स्पीकर कौन थे? कौन है मतलब? मीरा कुमार, सोमनाथ चैटर्जी, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन। तो 17 लोकसभा अगर पता है तो फिर आप सभी को पता लग जाएगा, अभी जो चल रही है वो 17 लोकसभा, ओम बिरला इज द राइट आंसर जो है वो बने।
उसके बाद पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन काम नहीं है? चुनाव चिन्हों का आवंटन, चुनावों की तारीख, चुनावों की निष्पक्षता, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन। उम्मीदवार का चयन तो उसकी पार्टी करेगी ना, तो आंसर क्या होगा? डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी एक संवैधानिक निकाय है, इनमें से कौन सी एक संवैधानिक बॉडी है? फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों की दोनों जो है ये आपकी गवर्नमेंट बॉडी है, ये ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आंसर आपका होगा फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, आर्टिकल बताएंगे फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल जो है वो क्या है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो किसको सुपरवाइज करते हैं, मतलब आर सुपरवाइज्ड बाय, किसके द्वारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो सुपरवाइज किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट? तो किसके थ्रू किए जाते हैं? हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो सुपरवाइज जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश में थे फर्स्ट फीमेल स्टेट हाई कोर्ट की चीफ कौन थी भाई, जल्दी बताएं। सैयदा तहीरा, लीला सेठ, रुमा पाल या फातिमा बीबी? फातिमा बीबी द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट आई थिंक वुमेन दैट इज जज, और लीला सेठ वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। आई थिंक ये हिमाचल से थे ना? हाँ चलिए, हिमाचल से थे, मतलब हिमाचल स्टेट हाई कोर्ट के बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव एवरी सिटीजन राइट टू हेल्थ? राइट टू हेल्थ हमें कौन से आर्टिकल में है भाई? 19, 20, 21 है या 21? 19 तो होगा नहीं, 20 भी नहीं होगा, 21 है तो अभी बताया था, तो आर्टिकल 21 यहीं पे आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसमें आता है आपका। नेक्स्ट है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर मेड ए पार्ट ऑफ प्रेम्बल बाय सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 पार्ट आए थे हमारे प्रेम्बल में, एक ही बार हमारा प्रेम्बल जो है अमेंडमेंट हुआ जिसमें संशोधन हुआ, तो वो कौन सा अमेंडमेंट आएगा आपका? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बार बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलते हैं इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि पेपर में लगता है हिट कर जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरेन इंडिया? मतलब भारत, एक संप्रभुत्व भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, इंडिया इज नॉट ए कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी कंट्री, इंडिया इज ऑब्लिग टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो लास्ट स्टेटमेंट ये है ना, जब हम सोवरेन बोलते हैं किसी को तो बोलते हैं कि हमारे पास हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स जो है वो हमारे प्रभावित नहीं होते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स में हो सकते हैं, बट इंटरनल अफेयर में तो यूएन भी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारे, ठीक है, क्योंकि हमने यूएन के उनको माना होता है ना, जब एग्रीमेंट होता है कि हमने साइन किए हुए हैं, यूएन के मेंबर है तो उनकी कुछ बातें भी माननी पड़ेंगी। तो एक्सटर्नल मामलों में हमें यूएन की बात माननी पड़ती है, बट इंटरनल मामलों में तो यूएन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। हु हेड द नीति आयोग? नीति आयोग का हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, फाइनेंस कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग? सो पीएम इज ऑलवेज विल बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, या जिसको हम पहले क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन बोलते थे। तो यही हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक आगे जाके नीति आयोग बन जाएगा, ठीक है। 2015 से इसे नीति आयोग नाम दे दिया गया। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन करता होगा? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के सभी मेंबर्स को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? कौन सी लिस्ट में सिटीजनशिप जो है वो आपकी इंक्लूड है? बताएं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा यहां पे? क्या आंसर बनेगा? दैट इज यूनियन लिस्ट में आपकी सिटीजनशिप है, स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई नहीं यहां पे चलती है। इन विच ईयर वॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी को पता है 10 शेड्यूल में आता है। कौन सी ईयर में आया था? 52 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा आएगा? 52 अमेंडमेंट एक्ट, 50, 60, 85, 2005, तो दैट इज 1985 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया था। अमेंडमेंट 52 के अंदर जो है 10 शेड्यूल में आया था। Which committee was responsible for the exemption of disqualification in case of split from the 10th schedule? एंटी डिफेक्शन 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी से अलग होने की स्थिति में आयोग से छूट के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी? केलकर, दिनेश गोस्वामी, एसके माझी या नन ऑफ द अबव? कौन सी कमेटी थी भाई, जल्दी बताएं। सो आंसर होगा आपका दैट इज दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो यहां पे राइट आंसर बनेगा। आर्टिकल 17 क्या है भाई, जल्दी बताएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?
राइट टू इक्वालिटी में आता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ अनटीचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाया है ये पटवारी में बन सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, ये पटवारी में बन सकते हैं। तो आंसर होगा आपका प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहां पे राइट आंसर जो है वो बने। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन आज के। इन दी एंड हमारा एचपी पटवारी का बैच नंबर 6 जो है लॉन्च हुआ है, अभी भी एडमिशन ओपन है। इसकी जो फीस है ये 50% ऑफ में आपको 1500 में जो है वो आपको ये कोर्स मिलेगा फॉर द 1 ईयर, जिसमें ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी हैं 180 प्लस लेक्चर, पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशन, डेली करंट अफेयर्स, ये सब आपको मिलेंगे कहां पे, निम्बस करियर्स ऐप को आपने डाउनलोड करना है और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली कोर्स में जाके इसको कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप 78148462 पे कॉल करके भी आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को अवेल कर सकते हैं, या कोई इंक्वायर करना है वो भी आप पूछ सकते हैं। कंसेशन कितना है फीस पे ये भी पूछ सकते हैं। बताया मैंने 1500 का कोर्स है, इतने नॉमिनल प्राइस में इतना सब कुछ कोई भी नहीं दे रहा है आपको। करिए, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, बस आपकी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, और बढ़िया से पढ़ना, छोड़ना नहीं पढ़ाई को, ठीक है। बाय बाय।